हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल जॉब्स इंदौर। जैसा कि हमारा शेड्यूल चल रहा है, आज है मंडे और मंडे को हम लोग पढ़ेंगे प्रीलिम्स और जीएस पेपर वन से जुड़ी हुई न्यूज़। और शेड्यूल के हिसाब से आज हमें पढ़ना है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो हम पहली न्यूज़ में चलते हैं। पहली न्यूज़ बात करती है टीपू सुल्तान को लेकर। टीपू सुल्तान मॉडर्न हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है और रिसेंटली इनका हैप्पी बर्थडे गया है। और इसको लेकर कर्नाटका जो राज्य है वहाँ पे फिर से टेंशन्स क्रिएट हो गई थी। कुछ का कहना है कि टीपू सुल्तान एक अच्छा राजा था, कुछ का कहना था कि टीपू सुल्तान एक बुरा राजा था। खैर, हमें उसमें नहीं जाना है। टीपू सुल्तान जिक्र में आए हैं तो हमें देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री में उनका क्या रोल रहा है। टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थ प्लेस है वो है प्रेजेंट डे बैंगलोर में। और ये पैदा हुए थे सुल्तान फतेह अली साहब के नाम से 1750 में। इनके पिता का नाम हैदर अली था, जो कि वोजार जो किंगडम था, हिंदू किंगडम, उसमें वो अच्छी रैंक में थे। बाद में इन्होंने वड़ियार डायनेस्टी को ही रिप्लेस कर दिया था। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे। ऐसा कहा जाता था कि इन्होंने एक ही बार से टाइगर को मारा था, इसलिए इनको टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल मिलता है। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने वॉर फ्रंट में पहली बार मिसाइल्स का उपयोग किया, और जो मिसाइल्स थी वो आयरन केस्ड मैसूरियन रॉकेट्स थे। सॉरी, मिसाइल कह रहा हूँ, और रॉकेट्स का उपयोग इन्होंने किया। और इन्होंने एक मिलिट्री मैनुअल निकाला था, उसका नाम था फतुवल मुहाइदीन। खैर, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो टीपू सुल्तान के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में आता है कि एंग्लो मैसूर वॉर। 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं, जिनमें से पहले एंग्लो मैसूर वॉर को छोड़ के बाकी तीनों में टीपू सुल्तान ने एक डिसाइसिव रोल निभाया था। और अल्टीमेटली हमने देखा कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1799 में हुआ था, वेलेस्ली उसको लीड कर रहा था। इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। और ये जो पूरा किंगडम है, मैसूर किंगडम, इसको वड़ियार के को फिर से दे दिया जाता है। और वड़ियार के एक छोटे नाबालिग राजा से ट्रीटी ऑफ, जैसे सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी होती है, उसको वेलेस्ली साइन करवा लेता है। हालांकि इसके पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें ट्रीटी ऑफ शेरिंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ मद्रास इंपॉर्टेंट रही है। टीपू सुल्तान के बारे में यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि जैसे इन्होंने एक नया कैलेंडर लॉन्च किया था। इन्होंने एक कॉइनेज सिस्टम लॉन्च किया। कॉइनेज सिस्टम ऐसा था कि इनके पिताजी भी जो सिक्के निकालते थे उसमें पैगोडा की तस्वीर लगाया करते थे, यानी बनवाते थे। और इन्होंने भी पैगोडा की जो आकृति है, जो है ना, उसका शेप है, जो रिसेम्बलेंस था, उसको कंटिन्यू किया। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि भाई, जो श्रीरंगपट्टनम जो इनकी कैपिटल थी, वहां पर रंगनाथ स्वामी का जो टेम्पल था उसको ये रेगुलर भेंट या इंडोमेंट्स दिया करते थे। और इनके बारे में ये भी कहते थे कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे हिंदू सूबेदार से, हिंदू ऑफिशियल्स थे, जिनको ये लैंड ग्रांट भी दिया करते थे। यानी ये काफी ज्यादा रिलीजियस टॉलरेंस व्यक्ति थे। हालांकि जो लोग इनको ब्लेम करते हैं कि इन्होंने फोर्स कन्वर्सन कराए थे, उनका ये कहना है कि टीपू सुल्तान ने जो कुदावास, कुर्ग के पास एक जगह कुदावास, वहां के हिंदू का फोर्स कन्वर्सन कराया। मालाबार के जो नायर से उनका कन्वर्सन कराया। क्रिश्चियन जो कि कैथोलिक्स, मैंगलोर के कैथोलिक क्रिश्चियन थे, उनको कन्वर्सन कराया। उनके काफी सारे चर्चों को तोड़ा। ये वो लोग कहते हैं जो कि टीपू सुल्तान को एज अ एंटी नेशनलिस्ट या देशद्रोही कहा करते हैं। हालांकि टीपू सुल्तान की कुछ रिफॉर्म की हम बात करें तो सबसे पहली जो बात थी कि इन्होंने रॉकेट का यूज किया। पहली बार वॉरफेयर में रॉकेट का यूज किया, और ये इन्होंने पुल्लूर, बैटल ऑफ पुल्लूर में यूज किया था इसको। इसके अलावा हम बात करें कि इन्होंने, जैसे कि मैं कॉइनेज सिस्टम के बारे में बात कर रहा था, कि हैदर अली ने जो सिक्के थे उनमें पैगोडा बनवाना शुरू किया था, और इसी को इन्होंने कंटिन्यू भी किया। बाद में इन्होंने मोहर रुपीस भी काफी चलाए और उनका और भी डिनोमिनेशन भी किया। तो टीपू सुल्तान को लेकर ये कंट्रोवर्सी थी। टीपू सुल्तान के बारे में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे उनका रीजन क्या था, कौन कौन सी ट्रीटी हुई थी और कब कब हुए थे, वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, और मैसूर जो पूरा किंगडम था वो आज का पूरा कर्नाटका वाला रीजन है। जो आपका वेस्ट आंध्र प्रदेश का रीजन है वो आता है, वेस्ट तमिलनाडु का रीजन उसमें आता है। तो काफी रायचूर जो आपका रीजन था, और काफी फर्टाइल एरिया था और नेचुरल रिजर्व से भी भरपूर था। तो इसलिए आसपास के जितने भी राजा थे वो लगे रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्थ में मराठा हो गए, या फिर जो नीचे तंजावुर वाले हो गए, और अगर हम ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे हैदराबाद के निजाम हो गए। तो ये सारे लोग टीपू सुल्तान से चलते थे, या टीपू सुल्तान
उनसे चलता था। वो सब हिस्ट्री का पार्ट है, वो आप रिवाइज करिएगा उसको एक बार। आप चारों एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या प्लॉट था उस समय और अंग्रेज क्या कर रहे थे उस समय। हालांकि उसमें जो हीरो बन के निकला वो था लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली को लेकर 2018 में एक क्वेश्चन आया था, इसकी ट्रीटी थी सब्सिडी लाइन्स की। तो पूछा ये गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। हालांकि ये फिक्स इनकम के लिए नहीं कर रहा था, ये फिक्स्ड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी के लिए इसने सब्सिडरी अलायंस को शुरू किया था। और जो हैदराबाद का निजाम था वो पहला व्यक्ति था जिसने इसको साइन किया था 1798 में। अगली न्यूज आती है जल्लीकट्टू से। ये भी हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है। जल्लीकट्टू जो है ये आपको पहले मैं इसकी तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ये तमिलनाडु में जो पोंगल का फेस्टिवल होता है वहाँ पे उस समय इसको किया जाता है। इस तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पे एक आपको बैल दिख रहा है, बैल दिख रहा है और बैल के यहाँ पे गले में एक तरह से थैली बंधी हुई है और कुछ लोग इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं वापस जल्लीकट्टू की। तो जल्लीकट्टू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसके वर्डिक्ट में कहा कि भाई हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते हैं इस तरह के खेलों में। हालांकि हम चाहते हैं कि हमें जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हमें कंपेशनेट टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स बनना पड़ेगा। इस तरह हम ब्लैंकेट बैन किसी भी खेल को लगा नहीं सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को लेकर कहा। अब जल्लीकट्टू को की अगर बात करें तो ये बुल टेमिंग इवेंट है, यानी यहाँ पे जो बैल होता है उसके साथ ये खेल खेला जाता है। और बैल ये जो इवेंट है ये पोंगल पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके तीसरे दिन मुट्टी पोंगल होता है, उस दिन इसको खेला जाता है। तो यहाँ पे जल्ली का मतलब होता है सोना या चांदी के सिक्के, कट्टू मतलब होता है बंधे हुए। तो ये सोने और चांदी के जो सिक्के हैं एक थैली में बंधे होते हैं। कहाँ पे? सिंग में। इसकी सिंग में बंधे होते हैं, बुल की सिंग में बंधे होते हैं। और जो भी व्यक्ति इसको कंट्रोल कर लेता है और वो थैली पा लेता है तो वो विनर होता है। जल्लीकट्टू ये गेम है। और जो पेटा ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इस जल्लीकट्टू को बैन किया जाए। हालांकि जो नेटिव्स है वो कहते हैं लगभग 28,000 साल पुराना खेल है और इस तरह हम इसमें ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इसको जस्टिफाई कर ही दिया है कि ये एब्सोल्यूट आइडिया नहीं होगा टू टू कंटेन अ ब्लैंकेट बैन ऑन एनी एनिमल इवेंट। हालांकि वो कह रहे हैं कि हमें इनके लिए कंपैशनेट होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल है, इनके भी राइट्स होते हैं। तो ये जल्लीकट्टू को लेकर एक न्यूज थी, तो ये मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे आर्टिकल 29(1) का भी हवाला दिया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फॉर माइनॉरिटीज को लेकर। यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज है वो सिर्फ रिलीजियस बेसिस की नहीं थी, उस साथ में कल्चरल बेसिस की भी माइनॉरिटी की बात यहाँ पे होती है। और कल्चरल बेसिस में मोटे तौर पर बात करूँ, लिंग्विस्टिक बेसिस की माइनॉरिटी की बात होती है। तो आर्टिकल 29 का जो 1 है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये कल्चरल हेरिटेज है और इसको हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। तो ये जो पेटा की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स को लेकर इसने 2017 में जो एक्ट था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। 2021 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा था कि अगर ये स्पोर्ट को आपको कैरी करना है तो आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि उसके पहले बीच में एक बैन लगाया गया था और वो पेटा के कहने पे ही लगाया गया था। इसी तरह 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कलारीपयट्टू से। कलारीपयट्टू जो होता है एक एंशिएंट मार्शल आर्ट होता है और ये जो मालाबार रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इट इज एन एंशिएंट मार्शल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो जो भी ये न्यूज़ इन ट्रांजिशन होती है, फ्लैश होती रहती है, तो इसमें हमें थोड़ा सा अपनी निगाह बनाकर रखनी जरूरी है। तो वैसे तो पूरा हफ्ता वैसे काफ़ी जैसे हम कहें कि गुरु नानक देव का भी शहीदी दिवस था, उसके पहले तेग बहादुर का शहीदी दिवस था, तो वो काफ़ी जनरल है इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आप लोग उनके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते हैं। लेक स्नो इफेक्ट लेक स्नो इफेक्ट कहें या लेक इफेक्ट स्नो कहें, ये एक न्यूज़ है और ये आई है कहाँ से? यूएसए से। तो यूएसए का में क्या हो रहा है, वहाँ के जो ग्रेट लेक्स हैं उनके पास के शहर में अचानक बहुत सारी बर्फबारी हो रही है जिससे उनका जो घर है, जो उनकी कारें हैं वो पूरी बर्फ से दब जा रही है। यहाँ तक कि उनकी जो ग्रेट लेक्स है वो तक उनके ऊपर भी बर्फ की बहुत मोटी लेयर आ गई। तो ये लेक स्नो इफेक्ट क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो लेक स्नो इफेक्ट देखने को कहाँ मिला? न्यूयॉर्क और उसके एडजॉइनिंग जो एरियाज थे यूएसए में वहाँ पे देखने को मिला। लेक इफेक्ट स्नो या लेक स्नो इफेक्ट दोनों शब्द सही है ना। इसके लिए
कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी लेक है वो उसका जो वाटर है वो वार्म होना चाहिए, लेक का वाटर वार्म होना चाहिए, और उसके ऊपर की जो एयर है वो 25 डिग्री कोल्ड होनी चाहिए, कोल्डर होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर जो लेक का वाटर है वो 25 डिग्री का है, तो उसके ऊपर जो एयर फ्लो हो रही है वो 0 डिग्री सेल्सियस की होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ये जो वार्म वाटर है यहाँ पे जो एयर होती है वो ऊपर जाती है, वो ऊपर जाती है और धीमे धीमे क्या होती है, ऊपर जाते जाते वो फ्रीज हो जाती है, स्नो का फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटिवली वार्म लेक वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एयर एंड वार्मिंग इट। थर्ड कंडीशन क्या है, जो वार्म एयर है वो राइज करती है, क्लाउड फॉर्म्स करती है और स्नो बनाती है। फिर जैसा कि स्नो बनती है वो डेंस होती है और वहां ऊपर फ्रिक्शन भी उसको मिलता है, और डेंस होने के कारण ग्रेविटी उसको वापस खींच लेती है, यानी हैवियर होती है। और जब ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे गिरती है तो बहुत तेजी से बहुत कम समय में बहुत बड़े एरिया में स्नोफॉल कर देती है, पूरी शीट बना देती है स्नो की। वही लिखा है कि हैवियर स्नोफॉल्स स्पेशली ओवर हिल्स। तो ये जो लेक इफेक्ट स्नो है ये अभी न्यूयॉर्क और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में देखने को मिला। तो आपको इसकी जो कंडीशन है वो याद रखनी है कि ये जो जिसे हम कहते हैं कि लेक के ऊपर ही होगा, और लेक का जो टेम्परेचर होना चाहिए उसके ऊपर की एयर से रिलेटिवली वार्मर होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर लेक का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसके ऊपर जो एयर ब्लो हो रही है वो कोल्डर होनी चाहिए, और कितनी कोल्डर, 25 डिग्री कोल्डर होनी चाहिए। तो ऊपर की मान लीजिए एयर 0 डिग्री है, तो नीचे जब वार्म एयर है तो लो प्रेशर बना और यहाँ से वार्म एयर इवेपोरेट मतलब ऊपर उठी और उस कोल्ड एयर को भी वार्म कर दी। फिर ये वार्म एयर और ऊपर उठी तो फिर उसको वहां पे क्या हुआ, कंडेंस हुआ और वो क्लाउड फॉर्म हुआ, और क्लाउड फॉर्म होने के बाद वहां पे स्नो का फॉर्म ले ली, और उसके बाद वो ड्यू टू ग्रेविटी जब नीचे गिरती है तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट बहुत बड़े एरिया पे स्नोफॉल होता है। उसी को लेक स्नो इफेक्ट कह रहे हैं। और यहाँ पे जो स्नोफॉल हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू द लेक, इसलिए इसको लेक स्नो इफेक्ट कह रहे हैं, और ये इसके लिए सारी शर्तें हैं। तो यहाँ पे इसी न्यूज़ को समझाना था। और मोस्टली ये किधर हो रहा था, ग्रेट लेक्स का जो एरिया है यूएसए का, वहाँ पे देखने को मिला। तो 2022 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, एक वेस्ट अफ्रीका की लेक थी उसके बारे में कि वो सूख गई है और वो डेजर्ट बन गई है, तो वो लेक थी लेक फाग्योपीन। तो जो भी न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, जहाँ भी कहीं ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है तो उस पर थोड़ी सी निगाह रखनी पड़ती है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे पूछते क्वेश्चन पूछता आया है। वो चाहता है कि आप कितने अवेयर है। देखिए यूपीएससी के जो प्रीलिम्स के पूरे 100 सवाल बनेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के रिस्पेक्ट में बनेंगे। तो अगर आप करंट अफेयर से अपडेट है, मेरे जो क्वेश्चन में आपको सॉरी जो मैं टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ वो सिर्फ करंट अफेयर बेस पे है। तो ये कि आप उसको टच करते रहिए, एक बार रिवाइज करते रहिए। बेसिक्स आपका जो है वो आपको रिवाइज ही करना है, वो मैं नहीं कराऊंगा। मैं आपको करंट अफेयर्स के थ्रू उन सब्जेक्ट तक ले जा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा एड ऑन हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना।